Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the course Statistical Packages and its Applications. The course code is STA641. My name is Sayyid Muhammad Muslim Raza and I am instructor for this course. In previous lecture, as we have discussed, the measure of center tendency, mean, median and mode and their practice using Microsoft Excel. In today's lecture, we will discuss the measure of variation. The contents for today's lecture are range, standard deviation, variance, interquartile range, coefficient of variation, box plot, 5-number summary, and Anadin real statistics. This is an Anadin of Excel that will use for our practice purpose. The objectives of today's lecture are how you can compute and interpret the results. At the end of this lecture, you will be able to use Excel to compute range, standard deviation, variance, interquartile range, coefficient of variation and box plot, and you can interpret their results. मेजर ऑफ वेरिएशन जो है ये एक्चुअली डिवाइड की गई है डिफरेंट पार्ट्स में, जिसमें हमारे पास रेंज है, ठीक है। वेरिएशन जो है उसको डिफाइन किया जाता है, डिफरेंट तरीके से मेजर किया जाता है, जिसमें रेंज है, इंटरक्वार्टाइल रेंज है, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। The measure of variation actually gives us the information on the spread and variability of the data values. यानी कि डेटा वैल्यूज कितने स्प्रेड है, कितने जो सेंट्रल वैल्यू जो हमने पहले पढ़ी है मीन या मीडियन, जो भी हमारे पास सेंट्रल वैल्यू है उससे कितना डिस्पर्स्ड है डाटा। यानी कि जो सेंट्रल वैल्यू से अगर हम लोग डाटा को देखते हैं तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, लेकिन सेंट्रल वैल्यू जो एवरेज वैल्यू हम लेते हैं दैट इज टेकन एज अ सिंगल पॉइंट। उस पॉइंट से जो बाकी डाटा पॉइंट्स है जो डाटा सेट के हैं वो कितना दूर है, ये हमारे पास वेरिएशन हमें इस चीज को एक्सप्लेन करती है। रेंज इट इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ वेरिएशन, इजी टू कैलकुलेट है ये। इसके लिए हमें सबसे पहले लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा सेट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा सेट ये हमें नोन होनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके अंदर से जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम माइनस कर देते हैं, तो जो हमारे पास वैल्यू आती है दैट इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ द रेंज। सो रेंज is defined as largest value minus smallest value. Let's suppose we have a data given in this example. We can see that 1, 2, 3, 4 so on to 14. These are the values, and 1 is repeated one time, 3 is one time repeated, and 5 is repeated two times, and similarly 7 is 1, 9 is repeated 3 times, 10 is one time, 12 is 2 times, and 14 is 2 times. This is the data set, and we want to find the range of this data set. What will we do? As we know that the maximum value is 14 and the minimum value is 1, so we just subtract the minimum value, that is 1, from the largest value, the maximum value, that is 14. That is, we can say that the range is 13. The major disadvantage of the range, it ignores the data. ठीक है, डाटा को इग्नोर करती है इन द सेंस के हमारे पास फॉर एग्जांपल जो रिपीटेड मेजर्स है उनको एज अ सिंगल रिप्रेजेंटेशन दे रही होती है। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 7 एक दफा आया है, 8 एक दफा आया है, सिमिलरली तो बाकी डिफरेंट वैल्यूज 9, 10, 11, 12 ये सारी 1 टाइम्स आई हैं, तो हमारे पास इस डाटा की जो रेंज आएगी मैक्सिमम वैल्यू 12 है, मिनिमम 7 है, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम 12 माइनस 7 5 आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास एक और डाटा सेट है जिसमें हमारे पास पहली वैल्यू जो है मिनिमम 7 है, फिर 10 एक दफा आया है, 11 एक दफा आया डाटा सेट में, और 12 जो है वो 3 दफा आ गया है, तो स्टिल हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू वो 12 है और मिनिमम वैल्यू जो है वो 7 है, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम हमारे पास 5 ही आएगा। सो अगर हम इस चीज को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो डाटा सेट में वैल्यूज रिपीटेडली आ रही हैं उसको ये शो नहीं करता,
ठीक है, डाटा को इग्नोर करा जाता है, डाटा पॉइंट्स को, क्योंकि देखा जाए तो 8 और 9 इंक्लूड नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो डाटा सेट है इसके कुछ पॉइंट्स को एक्सक्लूड करा जाता है व्हेन वी आर डीलिंग विद द रेंज। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द आउटलायर। आउटलायर जो है, अगर हमारे पास देखा जाए रेंज के केस में, अगर हम रेंज के केस देखें तो उसमें हमारे पास अगर ये डाटा सेट है 1 1 1 so on to repeated many times and 2 repeated many times, 3 and 4 and 5, we will find the range maximum value is 5 and minimum is 1. That is, the range is 4. But if we see, we have the same data set, but instead of 5 we include an extreme value or an outlier as 120. Then what will happen? 120 minus 1, that is equal to 119. So ये हम ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, एक्सट्रीम वैल्यू जो हमने इंक्लूड की है 120, इससे इसको बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। अगर हम एक्सट्रीम वैल्यू इंक्लूड करेंगे तो रेंज की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। नाउ कमिंग टू व्हाट इंटरक्वार्टाइल रेंज। इंटरक्वार्टाइल रेंज जो है, दैट इज एक्चुअली द डिफरेंस ऑफ द थर्ड क्वार्टाइल एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल है, Q3 माइनस Q1। जो आउटलायर्स हैं, अगर वो बहुत ज्यादा एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इंटरक्वार्टाइल रेंज कुछ हद तक इस प्रॉब्लम को हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग इंटरक्वार्टाइल रेंज। इट कैन आल्सो एलिमिनेट सम हाई एंड लो वैल्यूड ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेट द रेंज फ्रॉम द रिमेनिंग वैल्यूज, एंड इस फार्मूला इज थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल। जैसे कि हमें पता है कि डेटा सेट है, फॉर एग्जांपल 12, 13, 45, 57 एंड 70। अगर ये डेटा सेट है, इसके अंदर हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करें इसके 5 नंबर समरी में, तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू 12 है, Q1 30 है, मीडियन 45 है, Q3 57 है एंड मैक्सिमम वैल्यू 70 है। इस केस में अगर हम इसका इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे? Q3 हमारे पास 57 है, ठीक है, माइनस जो Q1 है 30 है, उसको हम माइनस कर देंगे तो 27 हमारे पास इंटरक्वार्टाइल रेंज की वैल्यू आ जाएगी, जो कि एक ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव मेजर है देन द रेंज। नाउ वी विल प्रैक्टिस इट ऑन एक्सेल। ओपन द शीट data set that is given as name lecture number 3 and it is present in download section of the course। अभी आप देख सकते हैं कि ये डाटा हमारे पास अवेलेबल है। इसमें हमने अभी देखा 12, 30, 45, 57 एंड 70, दीज आर द डाटा वैल्यूज, ठीक है। अब अगर हम लोगों ने सबसे पहले रेंज जो है, रेंज, ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे, सबसे पहले हम इस डाटा सेट की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। हम यहाँ लिखते हैं इक्वल्स टू MAX, ठीक है, ये आ जाएगा मैक्स का फंक्शन। इस पे आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो यहाँ से यहाँ तक जितनी वैल्यूज हैं इनको हम सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। डाटा सेट सिलेक्ट करने के बाद हम ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 70 आ गई है। अब हम क्या करेंगे? मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डाटा सेट, ठीक है। नाउ वी विल कैलकुलेट द मिनिमम। For finding the minimum, we will write equals to MIN. The bracket will start and then we will select the data set and close the brackets. And then we will press enter and we will get the minimum value of this data set. So now finding the range, we will write equals to maximum, that is 70, and minus minimum, that is 12. So we will have the value of range as 58. Now, how can we find the quartiles of this data set using Excel? And how can we find the interquartile range value? Solve this question, we will see that quartile using the formula equals to quartile. You can write as QUA, and you can see that this is the function that is appearing in the Excel formula. We will click on this function, then we will select the array that is present over here, that is a data set, and we will write comma, and we will see another dialog that is will be open. Here we can see that minimum value, for minimum value we will have to write 0, for first quartile we will have to write 1, and median 2, third quartile 3, and maximum value is for 4. We will find the first quartile and the third quartile.
for finding the interquartile. So we will either click on this function, double click on this function, and we will write as 1, and we will close the brackets and then press enter. We will find the, now we have find the Q1 as 30, and we will find the Q3 as equals to QUA, and this is the function. We will click again. Procedure will be same, just the difference will be after comma here we will select Q3, the third quartile, or we can also write 3 to find the third quartile, and after doing this we will close the brackets and press enter. Here we can see that the Q3 is 57 and Q1 is 30. Finding the interquartile range IQR, we will have to subtract equals to Q3, that is 57, minus Q1, that is 30. So we will get a value as 27. This is the interquartile range value, which shows the measure of variation as interquartile range, whereas range value was 58. Now we will move towards our slides and see the next measure of variation, that is variance. Variance in the case of sample data, we can see that summation xi minus x bar ka whole square over n minus 1. This is the formula that is used to find the variance, and for finding the standard deviation we just take the square root of this function or this formula, and we can say that s equal to under root summation xi minus x bar whole square divided by n minus 1. This is the standard deviation. The xi shows the number of observations, and x bar is their average or mean, and n is the number of sample sizes, and shows the sample size. For doing so, we have an example. Let's suppose we have a data set given here 10, 12, 14, 15, 17, 18, 18 and 24. We will see that we will find its mean, and it is found to be at 16, and then we will, as we know that the sample size is 8, number of observations are 8, so we said that the sample size is 8. So now we will apply the formula given in the above slide that as we have seen. We will apply this formula to find the value of the sample standard deviation. Now what can we do? We will move toward the Excel and find the value of variance and standard deviation. Now you can see in this data set that this is the data that is going to be used for finding the variance that is given in the slide. Now there are two ways of doing the whole procedure for finding the mean and variance. First way is this, that we will find the mean, that is equals to AVERAGE average. The bracket will start, and we will select the data set and close the bracket and press enter. This is the value of the mean, or we can say that the value of average, that x bar in the formula that we are using. Now we will find the deviation of each point from this mean. We will write the formula as equals to this data point minus the average, that is found to be 16, and we will press enter. Here is the deviation from mean, that is the difference between this value and the mean is 6 units, and negative sign shows that it is less than the average point. Now we will click on this cell and drag it downwards. We can see all the deviations are here. अब ये डेटा सेट ले के अंदर हमने जो वैल्यूज ली थी उसका हमने मीन निकाला तो 16 आया. अब 16 के लिए हमने फार्मूला अप्लाई करके हमने उसको ड्रैग करके इसकी डेविएशंस निकालनी है. डेविएशंस, दैट मींस समेशन
दैट इज x माइनस एक्स बार। अब इन डेविएशन का हम लोग सम कर लेंगे, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर दबाएंगे तो हमारे पास ये डेविएशन 0 आ गई। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर डेविएशन निकालनी है। लेट कॉल इट एज d डेविएशन, देन d स्क्वायर हमें चाहिए, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इक्वल्स टू दिस पॉइंट जो हमने निकाला है, शिफ्ट दबा के 6 दबाएंगे, दैट विल गिव अस hat value, that means that's present as power. We want the power of this deviation as square, that is 2. So we will write 2 and press enter. अब क्या हुआ कि हमने जब इसको पावर किया 2 में तो इसका हमारे पास इसका स्क्वायर वैल्यू आ गई। अब इसको हम ड्रैग करेंगे नीचे 10 तक तो हमारे पास ये स्क्वायर डेविएशंस आ गई। ये स्क्वायर डेविएशन आ गई, ये क्या है, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। दिस इज द अपर पोर्शन ऑफ द फार्मूला जो हमने वहां पे देखा है स्लाइड में। अब हम क्या करेंगे, हम इसका सम कर लेंगे, यहाँ क्लिक किया, क्लिक ऑन द ऑटो सम एंड प्रेस एंटर। इट गिव अस द वैल्यू एज 130 समेशन एक्स आई एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। नाउ व्हाट विल वी डू, हमारे पास n क्या था, 8 था, तो हमने क्या निकालना है, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस निकालना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू दिस वैल्यू जो कि हमारे पास समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय n क्या है हमारे पास 8, तो n माइनस 1 क्योंकि फार्मूले में यूज हो रहा है तो हम यहाँ पे 7 यूज करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 18.57143। अब ये हमारे पास आ गई है वेरिएंस की वैल्यू। अगर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, सैंपल वेरिएंस है ये, अगर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू एस क्यू आर टी जो कि रिप्रेजेंट करता है स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, द वैल्यू ऑफ वेरिएंस, दैट इज दिस वैल्यू, एंड वी विल क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। वी विल गेट द वैल्यू एज 4.309। That is the same that is calculated using the manual method that is given on the slides. अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसको अगर फॉर एग्जांपल डायरेक्ट करना है, ये एक फर्स्ट वे था ऑफ फाइंडिंग ऑल दीज कैलकुलेशंस। द सेकंड वे इज कि हम इसको यहाँ पे इक्वल्स टू लिख के हम अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहते हैं, हम लिखते हैं STDEV, ठीक है। उसके बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और जो डाटा सेट है हमारे पास उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देते हैं, तो ये हमारे पास डायरेक्ट वही वैल्यू 4.309458, दिस इज द सेम एज, यू कैन सी दिस वैल्यू सेम एज दिस। तो एक्सेल का जो फंक्शन है ये STDEV, ये इसने हमें डायरेक्ट अनबाइज्ड एस्टिमेटर फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दी है। अगर हमने वेरिएंस निकालना है, वी कैन जस्ट स्क्वायर दिस वैल्यू इक्वल्स टू दिस had 2, that will give us the same value as this variance। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगा के हम डायरेक्ट ये वैल्यू निकाल सकते हैं। इस पूरे प्रोसीजर को ना करने के बजाय हम लोग सिंपल वन गो वन फंक्शन पे हम लोग ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड दिस इज द वेरिएंस। और ये शो कर रहा है कि जी 4.3 का मतलब ये है कि जो यूनिट्स हैं उनमें अप्रोक्सीमेटली जो डिफरेंस है वो 4.3 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है फ्रॉम एवरेज। एवरेज का हम लोग क्योंकि डेविएशन ली है तो एवरेज जो वैल्यू है वो 16 है और जो डाटा में डेविएशन है वी कैन सी दैट इट इज अप्रोक्सीमेटली 4.3 यूनिट्स डिफरेंस। अब हम स्लाइड्स की तरफ चलते हैं और ये हमने स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस हमने कर लिया है। अगर हम ये जो हमने पीछे अभी डिस्कस किया है दैट इज सैंपल population, that is sample that we have, अभी जो हमने डिस्कस किया ये सारा स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस जो है ये हमने सैंपल डाटा के लिए किया है जहाँ पे हमारे पास मीन एक्स बार है जो कि हमने कैलकुलेट किया है। अगर हमारे पास एक पॉपुलेशन डाटा है, पॉपुलेशन है या पॉपुलेशन हमारे पास मौजूद है जिसमें हमारे पास डाटा सेट है, मीन म्यू हमें गिवन है और हमने उसके सिग्मा निकालना है, तो वो भी हम निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला। सिर्फ इसमें फर्क क्या आएगा कि यहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन का जो मीन म्यू है
वो या तो हमें स्पेसिफाई होगा या हमारे पास पूरी पॉपुलेशन गिवन होगी जिससे हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। हम सैंपल को यूज नहीं करेंगे। जब सैंपल और उसमें सिर्फ फर्क क्या आता है कि यहाँ पे पॉपुलेशन की जगह सैंपल में एक्स बार होता है, यहाँ स्मॉल एन होता है सैंपल साइज। वेयर एज इन पॉपुलेशन वी विल यूज द पैरामीटर म्यू जो उसका मीन का पैरामीटर है, और नीचे जो है हमारे पास यहाँ पे पॉपुलेशन साइज हो जाता है। अब हम एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस देख लेते हैं। Each value in the dataset is used in the calculation, and the values far from the mean are given extra weights. इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास जो वैल्यूज हैं जो डाटा सेट में अवेलेबल हैं, अगर वो जो है जितनी भी डाटा सेट की वैल्यूज हैं वो सारी की सारी यूज होती हैं मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए। वेयर एज अगर हम रेंज के बारे में देखें जो हमने पीछे यूज किया है, उसमें हमारे पास तमाम डाटा सेट यूज नहीं होता, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू यूज हो रही होती है, और इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा पॉइंट्स आर नॉट देयर। मगर इसके अंदर जो हमारे पास वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसके अंदर हमारे पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ऑफ ईच यूनिट, और सारे के सारे जो यूनिट्स है वो यूज होते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। वेयर एज अगर हम इसके अंदर इसकी वेट्स के बारे में बात करें, तो जितनी डेविएशन सेंट्रल पॉइंट से दूर होगी उतना हम कहेंगे कि ये जो डाटा है उसको उस जो पॉइंट्स है उनके लिए अगेंस्ट जो उसकी डेविएशन की वैल्यू है वो बड़ी आएगी। दैट इज जो वैल्यू मीन से ज्यादा डेविएट कर रही है उसकी जो स्क्वायर डेविएशन की वैल्यू आ रही है हमारे पास वो उतनी बड़ी आएगी। जो वैल्यूज मीन से ज्यादा डेविएट कर रही होंगी उन वैल्यूज को हम ज्यादा वेट देंगे, उनको ज्यादा वेट मिलेंगे क्योंकि वो मीन से ज्यादा डेविएटेड है। सिमिलरली हम जो पीछे कैलकुलेशन करके आए हैं वो हम यूज कर सकते हैं यूजिंग इंसर्ट फंक्शन, ठीक है। हम फार्मूला में जाएंगे ऊपर, ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लोग एफ पे क्लिक करेंगे और जो स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हैं अवेलेबल, उनमें हम stdev, दिस इज फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको सर्च करेंगे, उस पर क्लिक करके ओके दबाएंगे तो हमारे पास विंडो खुल जाएगी। उसके अंदर हम लोग जो डाटा सेट है पहले वो सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम हियर लाइक वी हैव डन इन द मीन, और उसके बाद सिमिलरली हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में करेंगे। यहाँ पे क्लिक करके ओके करेंगे तो हमारे पास जो सिलेक्टेड सेल है उसके अंदर हमारे पास जो है उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। फॉर फाइंडिंग द वेरिएंस वी कैन जस्ट स्क्वायर दिस वैल्यू एंड वी कैन गेट द वेरिएंस वैल्यू फॉर द डाटा सेट। अब कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन, नाउ वी विल कंपेयर द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर करने से मुराद ये है कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास डाटा सेट जो है उनकी एवरेजेस सेम होती है मगर उनके स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंट होते हैं। हमेशा वो डाटा सेट जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन मिनिमम होगी, अगर मीन सेम है और स्टैंडर्ड डेविएशन जिसमें उनकी डिफरेंट आ रही है, तो जिनमें उनमें से जो जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे मिनिमम होगी दैट विल बी कॉल्ड एज द बेस्ट डाटा सेट, क्योंकि उसकी जो सेंट्रल पॉइंट है उससे वो डेविएट कम कर रहा है। तो इस चीज में हम देख सकते हैं, लेट्स सपोज वी हैव 3 डाटा सेट्स, डाटा ए, डाटा बी एंड डाटा सी। डाटा ए में हम देख सकते हैं कि 11, 12 एंड 13 is repeated one time, but 16 is repeated 2 times, and 17 is 1 time, 18 1 time, and 21 is 1 time. And its average या mean is 15.5 and the standard deviation 3.34. Whereas in data set B हम ये देख सकते हैं कि जो डाटा है वो है 14, 15 3 times है, 16 3 times है, and 17 is 1 time. The average is same 15.5, but the deviation, that is standard deviation, is 0.92. अब डाटा सेट सी है, इसमें भी हम देखते हैं जो डाटा सेट है इसमें 11 3 times आया है, 12 1 time है, 16 1 time है, and 21 is 3 times. But their mean is 15.5 and standard deviation is 4.84. अब इन डाटा सेट के ऊपर हम प्रैक्टिस करते हैं और ये वैल्यूज निकाल के देखते हैं कि इनकी वैल्यूज किस तरीके से निकाली जाएंगी, एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अच्छा, अब हम डाटा सेट खोल लेते हैं। डाटा सेट के अंदर हम देख सकते हैं ये COV का एक शीट है, उसको हम क्लिक करेंगे, आपके पास ये डाटा सेट्स आ जाएंगे जो हमने वहां पे अभी डिस्कस किए हैं। आप ये देख सकते हैं ये A, B और C 3 डाटा सेट्स है, ठीक है। इसकी हम क्या करते हैं, सबसे पहले एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे इक्वल्स टू AVERAGE एवरेज, द ब्रैकेट विल स्टार्ट एंड देन सिलेक्ट द डाटा सेट A एंड क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। ये हमारे पास एवरेज आ गई या मीन आ गया डाटा सेट A का। इसको यहाँ से सिलेक्ट लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको ड्रैग करेंगे टुवर्ड्स द राइट तीनों कॉलम के लिए, और
हम इसको लेफ्ट क्लिक को छोड़ देंगे अब, तो ये हमारे पास फार्मूला तीनों के लिए कॉपी हो जाएगा. एज यू कैन सी दिस B22 B9 एंड C22 C9. इसी तरह हमारे पास मीन आ गया जो कि तीनों के डेटा सेट का सेम है. अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं इक्वल्स टू STDEV एंड देन द ब्रैकेट विल स्टार्ट. वी विल सिलेक्ट द वैल्यूज that are observations and then close the bracket and press enter. ये हमारे पास पहले डेटा सेट का स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया. अब इसको हम ड्रैग करेंगे उसी तरह राइट साइड पे, तो हमारे पास बाकी दोनों डेटा सेट का भी स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा. अब हम क्या करेंगे, हम देख सकते हैं कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 3.33 है, इसका 0.92 है, इसका 4.84 है. अब ये जो डेटा सेट बी है इसमें सबसे कम डेविएशन है. 15.5 से जो इसका सेंटर पॉइंट है उससे डेविएशन सबसे कम इस डेटा सेट में है. तो इसलिए इसको जब भी हमारे पास ऐसे डेटा सेट आएंगे तो हम ऐसे डेटा सेट को प्रेफर करेंगे जो कि मिनिमम स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस जिसका एग्जिस्ट करेगा. अब अगर हम इसी चीज को आगे देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के कॉन्टेक्स्ट में, जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है इट इज अ रिलेटिव मेजर, ठीक है. और इसमें हम क्या करते हैं कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करते हैं मीन से और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, और जो आंसर आता है वो परसेंटेज में हम लोग कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये जो 100 से मल्टीप्लाई करें ये इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए करें. तो इसमें क्या है, इसमें ये ज्यादातर यूज तब होता है जब हमारे पास डिफरेंट डेटा सेट्स हैं और उनको हमने कंपेयर करना है कि कौन सा डेटा सेट ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा एफिशिएंट है और ज्यादा एफिशिएंट रिजल्ट देगा. ये स्पेशली तब यूज होता है जब हमारे पास जो डेटा सेट्स हैं जिनको हम कंपेयर करना चाह रहे हैं उनके यूनिट सेम ना हो. जब यूनिट सेम नहीं होंगे तो हम डेविएशन देखेंगे कि जिस डेटा सेट की डेविएशन कम है वो हमारे लिए ज्यादा प्रेफरेबल है. तो इसलिए हम उसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लेंगे और यूज करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. तो जब डिफरेंट यूनिट्स को कंपेयर करना है, दो डेटा सेट है उनके डिफरेंट यूनिट्स है, तो हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को यूज करेंगे. अब इसके लिए देखते हैं, लेट्स सपोज एक हमारे पास स्टॉक ए है और स्टॉक बी है. स्टॉक ए की जो लास्ट ईयर प्राइस है वो एवरेज प्राइस वो $50 है और स्टैंडर्ड डेविएशन $5 है. सिमिलरली स्टॉक बी है, उसके लिए हमारे पास एवरेज लास्ट ईयर प्राइस है, ठीक है, वो है $100 और स्टैंडर्ड डेविएशन है $5. हम ये देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का सेम है. इस केस में कब हमारे पास दो केसेस भी हो सकते हैं जिसमें हमारे पास मीन डिफरेंट है, स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है. दूसरा केस ये हो सकता है कि मीन सेम हो गए हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंट है. अब इसमें हम देख सकते हैं इस डेटा सेट में कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला गया है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर x बार इंटू 100. तो ये जो वैल्यू निकली है 5/50 इंटू 100 दैट इज 10%. वेयर एज अगर दूसरे डेटा सेट बी के लिए देखें तो हम देख सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन मीन इंटू 100 ये जो हमारे पास वैल्यू निकली है इसको सॉल्व करके ये 5% आई है. तो जिस डेटा सेट की ये वैल्यू लेस होगी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वो हमारे पास ज्यादा रिलायबल होगा. सो वी कैन से दैट both stocks have the same standard deviation but stock B is less variable, ठीक है, is less variable relative to its price, यानी कि उसके अंदर डेविएशन प्राइस के लिहाज से कम है. तो इसलिए हम मिनिमम जिसकी वैल्यू आ रही होगी उसको हम प्रेफर करेंगे. नाउ वी विल प्रैक्टिस इट ऑन द डेटा सेट. अब जैसा कि हमने डेटा सेट अभी देखा था इसी को हम लोग यूज करते हैं. अगर हमारे पास यूनिट्स सेम है फॉर एग्जांपल तो तब भी हम इसको यूज कर सकते हैं जस्ट फॉर कंपैरिजन पर्पस. वैसे तो हमें वेरिएशन से साफ नजर आ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन से कि 0.92 सेट डेटा बी इज द बेस्ट फॉर आवर एनालिसिस पर्पस और फॉर आवर स्टडी पर्पस. लेकिन स्टिल अगर हम लोग जो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को अप्लाई करना चाहे तो वी कैन स्टिल अप्लाई इट ऑन दिस डेटा सेट. लेकिन यूजुअली ज्यादातर हम जो इसको अप्लाई करते हैं फॉर स्टडिंग पर्पस वो डिफरेंट यूनिट्स जो हैं अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग अप्लाई करते हैं. चलें अब हम इसको अप्लाई करते हैं. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है, मीन हमने कैलकुलेट कर ली है. फॉर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वी जस्ट क्लिक ओवर हियर एंड राइट द फार्मूला इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय मीन. मीन की वैल्यू हमारे पास ये है, इसको हम क्लिक करके एंटर करेंगे तो ये हमारे पास
इसकी वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन की वैल्यू आ गई है। अब हम इसको ड्रैग करेंगे राइट साइड पे, तो ये हमारे पास बाकी जो कॉलम्स है उनमें भी फार्मूला कॉपी हो जाएगा और हमारे पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन की वैल्यूज आ जाएंगे। फॉर फाइंडिंग द COV हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इक्वल्स टू ये जो वैल्यू निकाली है हमने इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, *100, ठीक है। दिस शोज 21.53% जो है इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, एंड वी विल ड्रैग इट टुवर्ड्स द राइट एंड वी विल सी दैट 5% is 5.97% is for data B and 31.227% is for data C. So minimum जो है वो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है for data set B, so we can say that this data set is much preferable than the other two. अब हम शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस जो है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास किसी डाटा सेट में मीन और मीडियन सेम होते हैं, then we will say that it is a symmetrical shape of the distribution. The data has the symmetrical shape of distribution like this. In this figure we can see that. Whereas अगर हमारे पास mean is less than median आ जाता है तो ये हम कहते हैं कि ये लेफ्ट स्क्यूड है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होती है कि उसकी जो लेफ्ट टेल है वो लॉन्गर होती है देन द राइट टेल। Whereas राइट टेल में हमारे पास राइट स्क्यूड में मीडियन इज लेस देन मीन होता है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन हम लोग चेक करने के लिए अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप बनाए तो जो राइट टेल है वो लॉन्गर होगी देन द लेफ्ट टेल, और इस तरह की उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो ये हम लोग यूज करते हैं तो मैयर द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरी चीज स्क्यूनेस जो है दैट इज आल्सो यूज्ड फॉर फाइंडिंग द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अगर स्क्यूनेस की वैल्यू 0 है दैट मीन्स इट इज सिमेट्रिकल। अगर वो पॉजिटिवली स्क्यूड है दैट इज द शेप इज लाइक दिस, then it is positive. If it is negative value then we can say that it is left skewed. अब हम प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है, इसमें हम देख सकते हैं हमने जो पीछे चीजें कैलकुलेट की हैं, वेरिएंस और मीन और ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, इसको हम लोग हमारे पास जो टूल बार है एक हमारे पास एडमिन में आता है और जो इसका एक्सेल के अंदर बिल्ट इन है दैट इज टूल बॉक्स है, एनालिसिस टूल बॉक्स के नाम से है। उसके अंदर हम लोग को सिलेक्ट करके हम इस जो वैल्यूज हैं इनको उसको हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको किस तरीके से यूज करना है यूजिंग द डाटा एनालिसिस टूल बार जो है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस किया जा सकता है यूजिंग द डाटा एनालिसिस टूल पैक। उसके अंदर क्या है कि हम उसको इंस्टॉल अगर हुआ आता है सिर्फ हम उसको ऐड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास उसकी सारी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वो ऑटोमेटिकली हमें दे देगा। किस तरह, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हाउस प्राइसेस का डाटा सेट है, ठीक है। और ये हमारे पास जो ऑप्शन है टूल्स में जाके डाटा एनालिसिस में जाके फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 इस तरीके से हम कर सकते हैं और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करके ओके दबाएंगे तो हमारे पास एक विंडो खुल जाएगी जिसमें हम लोग यहाँ पे डाटा सेल जो है यानी डाटा सेट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और हमें यहाँ पे समरी स्टैटिस्टिक्स सिलेक्ट करनी है और न्यू वर्कबुक कर देनी है ताकि हमें अलग वर्कबुक में जो है डाटा मिल जाए। फिर हम ओके दबाएंगे तो हमारे पास जो है ये ऑप्शंस आ जाएंगी, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल वेरिएंस, कर्टोसिस, स्क्यूनेस, रेंज, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, सम एंड काउंट। These will be given by the descriptive statistics. Now we will practice this on Excel. ये डाटा सेट हमारे पास शीट नंबर 3 में लेक्चर नंबर 3 का जो हमारा डाटा सेट है जो अवेलेबल है डाउनलोड सेक्शन में, उसमें हमारे पास ये लेक्चर नंबर 3 के अंदर जो शीट नंबर 3 है उसके अंदर ये डाटा सेट गिवन है। इसमें हम देख सकते हैं ये डिफरेंट हाउसेस की प्राइसेस हैं और हम इसको चेक करना चाह रहे हैं एवरेज प्राइस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मीडियन एंड शेप। सबसे पहले आपने जब ये डाटा सेट खोल लेंगे आपने सबसे पहले ये देखना है या फाइल में जाके ऑप्शन में जाने, इधर एड-इन्स आ रहे हैं, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्सेल में मैनेजमेंट गो में आप क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो खुल जाएगी। इसमें आपने ये देख लेना है कि रियल जो ये है इसमें एनालिसिस टूल पैक जो ये लिखा हुआ है इस पे आपने क्लिक कर देना है और देन वी विल प्रेस ओके, ठीक है। उसके बाद ये आपने सिलेक्ट कर लिया डाटा, ठीक है। इसके बाद डाटा पे आप क्लिक करेंगे
जब डाटा पे क्लिक करेंगे यहाँ पे डाटा एनालिसिस लिखा हुआ नजर आएगा आपको, इस पे आप क्लिक करेंगे। इधर ये मुख्तलिफ टेस्ट दे रहा है जिसमें से आपने इस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करना है और ओके दबा देना है। नाउ यू विल सिलेक्ट द डाटा, यहाँ पे क्लिक किया, ये इस पे आपने क्लिक किया, यहाँ से आपने डाटा सेट सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप इसको दोबारा दबाएंगे बटन को, डाटा इधर इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने न्यू वर्कबुक चेक कर लेनी है, ठीक है, ये न्यू वर्कबुक, ठीक है, या न्यू वर्कशीट पे भी कर सकते हैं या आउटपुट रेंज भी आप दे सकते हैं। तो न्यू वर्कबुक मैंने सेलेक्ट कर ली है, यहाँ पे मैंने समरी स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक कर दी है। नाउ आई विल प्रेस एंड एज वी कैन सी, देखिए पहली रो में हमारे पास लेबल है, तो अगर आपके पास पहली रो में लेबल है तो आपको यहाँ पे लेबल इन फर्स्ट रो पे भी क्लिक करना होगा। अगर आपका डाटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लो उसमें लेबल नहीं है, तो आप इसको अनचेक करके ओके दबा देंगे। नाउ क्योंकि हमारे यहाँ पे लेबल है तो हम इसको चेक करेंगे और ओके दबाएंगे। नाउ वी कैन सी, ये हमारे पास ऑप्शंस आ गए जो वहां पे हमारे पास नजर आई थी। मीन जो है इसकी स्लैक, इसका मीन आ गया है, मीडियन 3 लाख है और मॉड 1 लाख है, ठीक है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन अगर देखें तो वो 8 लाख आ रही है, ठीक है। वेरिएंस जो है वो काफी बड़ा है, इसलिए ई की पावर प्लस 11 मीन्स की काफी लार्ज क्वांटिटी है, इसलिए जो इसने इसको इस तरीके से लिखा हुआ एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में। अब कर्टोसिस की वैल्यू 4.13 है और स्क्यूनेस की वैल्यू 2.00 है। और रेंज जो हम लोग पीछे कैलकुलेट करके हैं मैनुअली, वो भी ये डायरेक्ट हमें देगा। इसकी वैल्यू हमारे पास जो है 19 लाख आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास मिनिमम वैल्यू जो है 1 लाख है, उसका मैक्सिमम वैल्यू जो है ये हमारे पास 20 लाख आ गई, और सम जो है हमारे पास ये टोटल होके जो वैल्यूज का आ रहा है वो 30 लाख आ रहा है। अच्छा, टोटल हमारे पास काउंट जो है यानी एन जो हमारे पास है वो हमारे पास 5 है इस डाटा सेट का जो हमने पीछे किया है। अब हम इसे देख सकते हैं कि इसकी स्क्यूनेस की वैल्यू है ये 2 आ रही है, 2.0। दैट मीन्स कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है डाटा, ठीक है। अभी हमने पीछे स्लाइड में भी देखा था कि अगर हमारे पास मीन जो है वो बड़ा है मीडियन से तो डाटा पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। तो इसमें देखें मीन 66 लाख है, तो मीडियन हमारे पास जो है वो हमने देखा है कि वो 3 लाख है, तो ये बड़ा है मीन मीडियन से, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड। इससे भी हम डिस्ट्रीब्यूशन की शेप को गेस कर सकते हैं। दूसरा स्क्यूनेस जो है दैट टेल अस जो है ना हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी शेप किस तरह होगी। जिस तरह इसमें 2.0 है, दैट मींस कि पॉजिटिवली स्क्यूड है डिस्ट्रीब्यूशन की शेप। अब ये देखने के बाद हमने आगे देखते हैं थोड़ी सी बॉक्स एंड विक्सर प्लॉट एंड 5 नंबर समरी। बॉक्स एंड विक्सर प्लॉट जो है वो आपको पता है कि इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, जिसमें हमारे पास बॉक्स होता है और डिफरेंट विस्कर्स होती है, ठीक है। और उससे हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन है जिससे हम लोग डाटा को देख सकते हैं कि उसकी शेप कैसी है, ठीक है। और 5 नंबर समरी से ये बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बिल्ड किया जाता है, जिसमें हमारे पास मिनिमम वैल्यू है Q1 यानी कि फर्स्ट क्वार्टाइल है, सेकंड क्वार्टाइल दैट इज मीडियन, थर्ड क्वार्टाइल Q3 एंड मैक्सिमम वैल्यू। ये हमारे पास 5 जो है नंबर समरी को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हीं को यूज करते हुए ये बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनाया जाता है। इसमें बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में जो सेंट्रल लाइन है बॉक्स के बीच में, ये मीडियन को शो कर रही है। यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टाइल लाई कर रहा है, ये जो लाइन है ये जो है थर्ड क्वार्टाइल को है। ये डिफरेंस, ये जो ये वैल्यू गैप है ये मीडियन और इसके बीच में डिफरेंस है फर्स्ट क्वार्टाइल में, और ये जो डिफरेंस है दैट शोज द थर्ड क्वार्टाइल और मीडियन का डिफरेंस। यहाँ से जो मिनिमम वैल्यू है ये फर्स्ट इस साइड की विस्कर के नीचे जो ये शो कर रही है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इधर इस पॉइंट पे शो करती है। फॉर कैलकुलेटिंग दिस Q1 minimum value, Q1, Q3, Q2 and maximum value, we can use the Excel. It has a function as quartile. उसको यूज किया जा सकता है ताकि हम इन वैल्यूज को फाइंड आउट करके हम बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बना सके। एक और ऑप्शन है, ये मैनुअली भी हम करके देखते हैं एक्सेल के अंदर। दूसरा ये कि हमने क्योंकि अभी देख के आए हैं डिस्ट्रीब्यूशन की शेप्स, जिस तरह अभी पीछे हमने पढ़ी थी, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट के जरिए भी हम इस चीज को देख सकते हैं। अगर हमारे पास ये जो सेंट्रल लाइन है वो राइट साइड पे मूव कर रही है तो ये लेफ्ट स्क्यूड है। अगर ये लाइन जो है सेंट्रल लाइन ये लेफ्ट साइड पे मूव कर रही है तो डाटा इज राइट स्क्यूड। और अगर ये सेंटर में लाई कर रही है इस बॉक्स के
इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रही है लेफ्ट एंड राइट पोर्शन को, तो इसका मतलब सिमेट्रिकल है. दिस इज अनदर वे ऑफ फाइंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा सेट. जो डाटा सेट अंडर स्टडी है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग स्टडी करनी है तो ये भी एक तरीका है. और मेनली हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये जो शेप है ये कैसे बनाई जा सकती है, ये किसी डाटा सेट के लिए किस तरीके से हम वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैसे इस चीज को बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट को इजीली एक्सेल में बनाया जा सकता है. इस चीज के लिए हम जो है मैनुअली भी चेक करेंगे. दूसरा ये हम देखेंगे कि एक्सेल में जो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट है उसकी डायरेक्ट ऑप्शन वो जो चार्ट्स हैं उसके अंदर अवेलेबल नहीं है. तो हम क्या करेंगे कि हम एक एड इन है जिसका नाम है रियल स्टैटिस्टिक्स, वो हम एड इन इंस्टॉल करेंगे जो कि आपको अवेलेबल होगा इन द डाउनलोड सेक्शन. वो आप वहां से ले सकते हैं. उसको आप एड इन को ऐड करेंगे और उसके बाद हम उसको बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट को बना सकते हैं. अब ये हमने डाटा सेट खोल लिया. बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट के लिए जो सबसे पहले डाटा सेट हमने लिया है, जिसके अंदर हमने रेंज भी निकाली है और क्वार्टाइल्स भी निकाले हैं, उस डाटा सेट को हम लेते हैं जिसमें 12, 30, 45, 57 एंड 70 दीज आर द ऑब्जर्वेशंस. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, इस डाटा सेट के लिए हमने क्योंकि बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनाना है तो हम क्या करेंगे, पहले तो क्वार्टाइल्स कैसे निकालेंगे, ठीक है, और वैल्यूज कैसे निकलेंगी. इसमें तो मैंने सारी वैल्यूज निकाल दी है. मैक्सिमम और मिनिमम हमने निकालना है. ठीक है. 5 नंबर समरी के लिए वो हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम के फंक्शन से निकालेंगे. क्वार्टाइल्स निकालने के लिए जिस तरह यहाँ पे हमने फंक्शन यूज किया है Q3 इक्वल टू क्वार्टाइल, डाटा सेट सिलेक्ट करेंगे और आगे अगर जो सा क्वार्टाइल चाहिए फर्स्ट क्वार्टाइल तो 1 आ जाएगा. जब थर्ड क्वार्टाइल चाहिए तो सिमिलरली इक्वल टू क्वार्टाइल ब्रैकेट स्टार्ट B3 to B7 एंड देन 3 एंड प्रेस एंटर. ये हमारे पास Q3 आ गया. ठीक है. उसके अलावा हमारे पास जो है मीडियन चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू क्वार्टाइल भी लिख सकते हैं और मीडियन से भी निकाला जा सकता है. दोनों हमारे पास ऑप्शन है. क्वार्टाइल पे क्लिक किया. ठीक है. डाटा सेलेक्ट कर लिया हमने यहाँ से. ठीक है. कॉमा. अब ये देखें क्यू मीडियन 50th परसेंटाइल 2 पे है, इस पर डबल क्लिक किया, ब्रैकेट क्लोज कर दी, एंटर करेंगे तो ये हमारे पास 45 जो है मीडियन आ गया. मीडियन हमने कैलकुलेट कर लिया है तो वो आ गया है 45. अब 5 नंबर समरी में जिस तरह कि आपने भी देखा है कि मिनिमम वैल्यू होती है, उसके बाद हमारे पास Q1 है, Q2 है, Q3 है और मैक्सिमम वैल्यू है. ये हमारे पास इस डाटा सेट की 5 नंबर समरी की वैल्यूज निकल आई है बताने के लिए. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर है रियल स्टैटिस्टिक्स एड इन है एक्सेल की, वो हम ऐड कर लेते हैं. उसके लिए किस तरह हमने कहना है, सबसे पहले फाइल में जाना है. फाइल में जाके हमारे पास यहाँ ऑप्शंस आ रही है, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. यहाँ एड इन की ऑप्शन आ रही है, एड इन पे क्लिक करेंगे. उसके बाद यहाँ मैनेज एड इन पे गो का बटन दबा देंगे आगे जो लिखा हुआ है. ठीक है. इसके बाद हम ये जो रियल स्टैटिस्टिक्स है ये आपको वहां पे नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपके पास ये ऐड नहीं है. जब वो आप डाउनलोड कर लेंगे हमारे डाउनलोड सेक्शन में से सॉफ्टवेयर, तो फिर यहाँ से आप ब्राउज करेंगे. ब्राउज करने के बाद ये डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे. उसको अगर आपने डेस्कटॉप पे रखना है, अगर रियल स्टैटिस्टिक का जो सॉफ्टवेयर आपको दिया जाएगा, ये एड इन दिया जाएगा, वो आपने उसको कॉपी करके डेस्कटॉप पे रख लेंगे. जहां पे भी रखना है वहां से आपने इसको ब्राउज करके उसकी डायरेक्टरी दे देनी है. मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है इसलिए मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया. ये सॉफ्टवेयर वहां पे पड़ा हुआ है, उस पर मैंने क्लिक किया और ओके का बटन दबा दिया. जब आप ओके का बटन दबाएंगे तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो इधर आपको रियल स्टैट्स के नाम से नजर आना शुरू हो जाएगा. फिर आपने इस पे जिस तरह पहले हमने एनालिसिस टूल पैक पे क्लिक किया था, इसी तरह हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ओके का बटन दबा देंगे. जब ये कर देंगे आपको पास यहाँ पे एक एड इन का बटन नजर आना शुरू हो जाएगा. जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रियल स्टैटिस्टिक्स जो है वो लिखा हुआ नजर आएगा. अब हमने बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले हम ये जो डाटा होगा इसके ऊपर यहाँ पे एक डाटा लेबल
इसको यूज करने के लिए रियल स्टैटिस्टिक्स को, यहाँ पे डाटा लेबल होना जरूरी है। जो भी डाटा सेट आपने डालना है उससे पहले डाटा या उसके ऊपर जो भी लेबल देना है कोई लेबल जरूर दे दें। उसके बाद हम इस डाटा सेट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम आएंगे रियल स्टैटिस्टिक्स, इस पे क्लिक करेंगे। इधर आपको कहेगा वो डाटा एनालिसिस टूल्स, इस पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगी जिनको हम लेटेस्ट स्टेज ऑफ द लेक्चर्स जो है उनमें भी यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग द रिग्रेशन के अंदर, और डिफरेंट जो टूल्स हैं हमारे उनको यूज करेंगे फॉर आवर एनालिसिस पर्पस। अब इसमें हम देख सकते हैं कि हमने क्योंकि बॉक्स एंड विक्स का प्लॉट बनाना है तो हम इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करके ओके का बटन दबाएंगे। यहाँ बहुत सारी ऑप्शन वो दे देगा आपको। इसमें आपने ये कॉलम वाली जो हेडिंग है इसको आपने इस एज इट इज लेने देना है। ये जो दूसरे ऑप्शन है यूज एक्सक्लूसिव वर्जन ऑफ द क्वार्टाइल, इसके ऊपर आपने क्लिक करके इसको मतलब अनचेक कर देना है। उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की हमें जरूरत फिलहाल नहीं है, इसलिए आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये अनचेक हो जाएगा। ये नॉर्मेलिटी टेस्टिंग के लिए स्पिरोवेल टेस्ट यूज होता है, तो इसके लिए हमें फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, इसको भी हम अनचेक कर देते हैं। आउटलाइन एंड मिसिंग वैल्यूज, इसको भी अनचेक कर देते हैं। अब ये आपको यहाँ से डाटा सेट सिलेक्ट करना है, आपने बटन दबाया। अब ये जो डाटा है आपने इसके ऊपर क्लिक करके इस डाटा सेट को लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से इसको बटन को दबाएंगे तो ये डाटा सेट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट रेंज यहाँ पे भी मांग रहा है। इधर हम क्लिक करेंगे, हम चाहते हैं कि इधर इसकी आउटपुट रेंज आ जाए, तो हम इधर इस जगह पे इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और इस बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी आउटपुट रेंज आ जाएगी। अब हम ओके का बटन दबाएंगे और इसको बंद कर देंगे। नाउ वी कैन सी दैट कि बॉक्स प्लॉट यूजिंग दिस डाटा समरी जो हमारे पास है ये हमारे पास यहाँ पे अपीयर हो जाएगी, जो कि ये शो कर रही है कि जिस तरह हम देख सकते हैं ये मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 12 थी हमारे पास, ठीक है, वो यहाँ पे शो हो रही है। दूसरा हमारे पास जो वो है क्वार्टाइल 1 है, जो हमारे पास Q1 है वो 30 है, तो वो यहाँ पे 30 पे शो हो रहा है इस जगह पे ये लाइन। वेयर एज मीडियन जो था हमारे पास वो 45 था, तो ये 45 पे ये वैल्यू शो हो रही है जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो Q3 और 57 है वो यहाँ पे 57 शो हो रहा है, और जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो हमारे पास थी 70, तो वो 70 पे शो हो रही है। दिस इज द बॉक्स प्लॉट दैट वी कैन मेक इन Microsoft Excel using the simple software add-in Real Statistics.